सेठ आबिद पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा पुरस्कार बाप जो बेपनाह दौलत, बेइंतहा ताकत और गहरे तजादात से भरा हुआ है। आज हम इसी शख्सियत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा किरदार जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अकेले ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को डूबने से बचा लिया था। मगर क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई एक स्मगलर जिसका नाम दुनिया भर की एजेंसियों को मतलूब था, एक मुल्क के सबसे हसास दिफाई प्रोग्राम का मुहाफिज बन सकता था? यही वो सवाल है जो सेठ आबिद की पूरी जिंदगी को एक मुअम्मा बनाए हुए है। इस पेचीदा कहानी को सुलझाने के लिए आइए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे पाकिस्तान के एटमी बहरान से, फिर देखेंगे कि कैसे एक स्मगलर का उरूज हुआ, उसकी सियासत और ताकत के ऐवानों से क्या ताल्लुकात थे, उसके बारे में मुतज़ाद दावे क्या हैं, और आखिर में उसकी ज़ाती ज़िंदगी के दुख भरे वाक़यात पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के एटमी बहरान की। ये 70 और 80 की दहाई की बात है, जब पाकिस्तान के लिए वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। हुआ कुछ यूं कि 1972 में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुल्तान में एक खुफिया मीटिंग में एटमी प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया। फिर 1974 में जब भारत ने अपना एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान के लिए ये प्रोग्राम और भी ज़रूरी हो गया। लेकिन फिर 1976 में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान आकर साफ साफ धमकी दी कि ये प्रोग्राम रोको। इसी की दहाई आते आते बैनुल-अक़वामी पाबंदियों और ज़रूरी पुर्ज़ों की कमी की वजह से ये प्रोग्राम तकरीबन ठप होकर रह गया था। सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि साइंसदान मायूस हो चुके थे और हुकूमत बिल्कुल बेबस नज़र आ रही थी। मुल्क का सबसे अहम मंसूबा एक बंद गली में पहुंच चुका था। और बस यही वो वक्त था जब कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। अब आते हैं हमारी कहानी के मरकजी किरदार की तरफ, सेठ आबिद। ये समझने के लिए कि वो इतनी बड़ी पेशकश करने की पोजीशन में कैसे आया, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कसूर के एक सुनार के बेटे से गोल्ड किंग बनने तक के उसके सफ़र को देखना होगा। शेख आबिद हुसैन 1935 में कसूर के एक दीनदार सुनार के घर पैदा हुए। 1950 में वो कराची आए और अपने ख़ानदानी कारोबार से जुड़ गए, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक सोने के स्मगलर से मुलाकात ने उनके लिए गैर कानूनी तिजारत के दरवाजे खोल दिए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इतनी दौलत कमाई कि वो शेख आबिद से सेठ आबिद बन गए और फिर उनके नाम का सिक्का पाकिस्तान से लेकर इंडिया, दुबई और लंदन तक चलने लगा। इनकी बेबाकी का अंदाज़ा इस एक वाक़ये से लगाइए, जब 1958 में उन्हें ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार पकड़ा गया। कस्टम वालों ने प्रेस को बताया कि 2000 तोला सोना पकड़ा है, तो सेठ आबिद ने वहीं सबके सामने उन्हें टोक दिया। बोले, जनाब 2000 नहीं, 3100 तोला, पूरा बताएं। बस इसी एक बात ने उन्हें आवाम की नज़रों में एक लेजेंड बना दिया। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सेठ आबिद के ताल्लुकात पाकिस्तान के हुक्मरानों से हमेशा अजीब रहे। वो एक वक्त में रियासत के दुश्मन थे तो दूसरे ही लम्हे एक जनरल के सबसे करीबी दोस्त। आइए देखते हैं कि वक्त के साथ साथ उनकी किस्मत कैसे बदलती रही। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो एक दुश्मन थे। जब भुट्टो ने उनसे पार्टी फंड के लिए 5 करोड़ मांगे और उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके घरों पर छापे पड़े और उन पर बहुत सख्तियां की गईं। यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी बेटी को भी अगवा किया गया। दूसरी तरफ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वो उनके ख़ास लोगों में शामिल थे। ज़िया ने ना सिर्फ उन्हें काबीना में ओहदे की पेशकश की, बल्कि उनके पुराने जुराइम माफ़ करने का भी कहा। एक मशहूर वाक़या है कि किसी तकरीब में सेठ आबिद के कपड़ों पर कुछ गिर गया तो जनरल ज़िया ने खुद अपनी जेब से रुमाल निकालकर साफ़ किया। तो आप फ़र्क देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और अहम सवाल पर। एटमी प्रोग्राम से सेठ आबिद का क्या ताल्लुक था? क्या उन्होंने वाकई पाकिस्तान के एटम बम के लिए वो नायाब पुर्जे लाकर दिए थे? ये एक ऐसा दावा है जिस पर आज तक बहस होती है। कहा जाता है कि जब एटमी प्रोग्राम हर तरफ से बंद गली में था तो सेठ आबिद ने हुकूमत को एक सीधी सी पेशकश की। उन्होंने कहा, आपको एटम बम के लिए पुर्जे चाहिए, मैं ला कर दूंगा और आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब ये एक ऐसी बात थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत के पास शायद कोई और ऑप्शन था भी नहीं। तो जो कहानी मशहूर है वो कुछ यूं है
کہ سیٹھ عابد نے اپنے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اسمگلنگ نیٹ ورک، بے حساب دولت اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور سمندر کے راستے وہ قیمتی پرزے پاکستان پہنچا دیے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ہیرو ڈاکٹر عبدالقادر خان نے خود اس بات کی تردید کی۔ انہوں نے صاف کہا، میں نے تو کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی، یہ سب جھوٹ ہے، ایک سوئی بھی اس نے نہیں دی۔ اب ڈاکٹر اے کیو خان کا یہ بیان، اس نے پوری کہانی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ چودھری شجاعت حسین جیسے سینئر سیاستدان جو اس دور میں حکومت کا حصہ تھے، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ سیٹھ عابد نے وہ قومی خدمت کی ہے جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ تو اب ایک طرف ڈاکٹر خان کا انکار ہے، دوسری طرف چودھری شجاعت کا اقرار، اور سچ ان دونوں کے بیچ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اس سارے سیاسی اور قومی منظرنامے سے ہٹ کر سیٹھ عابد کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی تھا جو ذاتی دکھوں اور المیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ حصہ ان کی دولت، ان کے نقصانات اور ان کے فلاحی کاموں کے بارے میں ہے۔ ان کی زندگی تضادات کا مجموعہ تھے۔ ایک طرف تو بے پناہ دولت کی کہانیاں تھیں، جیسے ایک بار انہوں نے مذاق میں ایک شیخ کو دبئی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ دوسری طرف گہرا ذاتی دکھ تھا۔ ان کے 2 بیٹے پیدائشی طور پر بول اور سن نہیں سکتے تھے، اور ان سب سے بڑھ کر ان کی فیملی پر تشدد اور موت کے سائے منڈلاتے رہیں۔ سال 2006 یہ سال ان کی زندگی میں ایک قیامت بن کر آیا۔ ان کے بیٹے اور جانشین حافظ شیخ ایاز، جو ان کا سارا کاروبار سنبھالتے تھے، انہیں ان کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس ایک واقعے نے سیٹھ عابد کو جیسے اندر سے توڑ دیا۔ اور دکھوں کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ 2022 میں ایک اور سانحہ ہوا۔ ان کی بیٹی فرح مظہر کی پراسرار حالات میں گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ شروع میں اسے قتل کہا گیا، لیکن بعد میں پولیس نے اسے حادثہ قرار دے دیا۔ ان ایک کے بعد ایک سانحات نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں سیٹھ عابد نے اپنی پہچان بدلنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ ایک اسمگلر سے ایک سماجی کارکن بن گئے۔ انہوں نے اپنے خاص بچوں کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ وہ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے سب سے پہلے اور بڑے ڈونرز میں سے تھے، اور اپنے مقتول بیٹے کی یاد میں کئی مساجد اور میڈیکل سینٹر بنائے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ وہ تو صرف غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا مہیا کر کے عوام کی خدمت کر رہے تھے۔ تو آخر میں ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سیٹھ عابد کون تھا؟ ایک محب وطن جس نے ملک کو بچایا، ایک موقع پرست تاجر جس نے ہر حال میں اپنا فائدہ دیکھا، یا پھر ایک ایسا تضاد، ایک ایسا معمہ جسے شاید کبھی پوری طرح سمجھا ہی نہ جا سکے؟ ان کی اصل حقیقت آج بھی ایک راز ہے۔